हेलो साथियों, मैं भी इंटर कॉलेज भोगपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए एफ यू वी में संबंध, यानी जो फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v। ये आता कहाँ से है? पहले आप समझिए एफ यू वी है क्या। यहाँ पे जो एफ होता है वो होता है किसी दर्पण की ध्रुव से फोकस तक की दूरी, मुख्य फोकस होता है वहाँ की दूरी यानी फोकस दूरी। यू क्या होता है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। वी जो होता है वो होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, यानी इन तीनों में जो संबंध स्थापित करना है वो फार्मूला आज हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं, चित्र देखते हैं, चित्र की सहायता से पूरा कुछ आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये फिगर जो आपके सामने बना है ये बनाना कैसे है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं इस प्रकार से, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। फिर यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है? पी होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पे एफ होता है और ये क्या होता है? सी होता है। तो सबसे पहले एक वस्तु ए बी, ये वस्तु है ना, ए बी, ये हमारी क्या है? वस्तु है ए बी। ये लेते हैं तो हम जानते हैं सबसे पहले एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई तो इसका नाम हमने क्या दिया? डी टी, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली प्रकाश की किरण है। और हम जानते हैं जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाते हैं? मुख्य फोकस से। ये फोकस से चली गई ये वाली प्रकाश की किरण। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? सी से होके जाएगी। आप लोग पढ़े हो जब प्रतिबिंब मारना सीख रहे थे तो ये चीज मारने वापस लौट जाएगी। देखिए इन दोनों का कटान बिंदु जो है वो हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा, इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं ए डैश बी डैश। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो डी बिंदु है, डी से एक अभिलंब ए बी के समांतर खींच देते हैं, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं डी ई। तो यही तो फिगर हमारा बना है। इसी फिगर के आधार पर हमको डेरिवेशन करना है। तो देखिए अब शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम देखेंगे इस जो हमारा पूरा का पूरा फिगर है इसमें दो त्रिभुज यानी चार त्रिभुज टोटल दिख रहे हैं। पहला त्रिभुज तो आपको दिखेगा ए बी सी, दूसरा दिखेगा ए डैश बी डैश सी, यानी ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। फिर तीसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, यानी ये। फिर चौथा है एफ डी ई, यानी तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा और चौथा त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। इन चारों त्रिभुजों के आधार पर पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुजों को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं। पहले त्रिभुज लेंगे हम लोग त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज कौन सा होगा हमारा? ये बनेगा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी से। ठीक है, अगर ये त्रिभुज हम उठाते हैं, इन दोनों की तुलना करें तो सबसे पहले देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या होगा? जो कोण ए और कोण बी डैश है, ये आपको कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले इनमें समानता यही हो गई कि कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण किसके होगा? ए डैश बी डैश सी के। कोण ए डैश बी डैश सी के कितने अंश का? 90 अंश से। ये आपका कितने अंश से हो गया? 90 अंश से, यानी ये दोनों कोण कितने कितने एंगल के होंगे? 90 अंश के होंगे। फिर उसके बाद अगर ए सी बी यानी इस वाले कोण और ए डैश सी बी डैश की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज कोण किससे? शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ये लिखेंगे कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण किसके? ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश से। किस त्रिभुज से? शीर्षाभिमुख त्रिभुज कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये हो गया आपका दो त्रिभुज। अब एक चीज आप लोग कॉमन चीज जानिए, मान लीजिए दो त्रिभुजों की हम तुलना करें इस प्रकार से। ये त्रिभुज है, मान लीजिए दो त्रिभुज दिए हैं, इसमें एक कोण 90 अंश का, ये 90 अंश का। ठीक है, एक कोण कितना बना? 90 अंश का बन गया है। तो ये भी 90 अंश का। ये कोण अगर इस कोण के बराबर है तो सपोज दैट ये तो आपका 90 हो गया, ये 90 हुआ। अगर ये 45 मान लेते हैं, ये 45 इसके बराबर दिया तो ये भी कितना होगा? 45। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण जो होगा वो ऑलरेडी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। अगर 180 में ये 90 45 जोड़ दे तो 135 होगा, और 135 के बाद ये कितना बचा? 45 बनेगा, और सेम कंडीशन ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा त्रिभुज हमारा यानी ए बी सी, और ये बन रहा है आपका
बी डैश ए सी, ये तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो त्रिभुज हमारा पहला और दूसरा त्रिभुज हम उठाए बी ए सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश, इसमें तीनों त्रिभुज आपस में तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज कहा जाएगा। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ये त्रिभुज, अतः यहाँ पे लिख दो कि दो त्रिभुज अगर बराबर, दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी ऑलरेडी क्या होगा, बराबर होगा। अतः त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज किसके होगा, ए डैश बी डैश सी के, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए समरूप त्रिभुज की प्रायिकता क्या होती है कि जो समान भुजाएं होती है उसका अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है। इसमें समान भुजाएं अगर देखें तो ये क्या है, ए बी है और इसके समान भुजा कौन सी है, ए डैश बी डैश है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आपका कितना होगा, ए सी अपॉन ये ए सी के बटे कितना हो जाएगा, बी डैश सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये बनेगा आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डैश सी। ये होता है समरूप त्रिभुज की प्रायिकता। अब फिर इसी तरह से हम उठाएंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए डैश, ये वाला एफ ई डी या डी ई एफ से डी ई एफ तथा त्रिभुज कौन सा होगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ से। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए सेम कंडीशन वही है, ये कोण कितना 90 डिग्री, ये कोण कितना 90 डिग्री। तो आप वही लिखो कोण डी ई एफ इज इक्वल टू कोण कितना होगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ 90 अंश से। अगर ये 90 अंश से हो गया तो यहाँ पे देखो ये और ये यानी कोण ए डैश एफ बी और कोण ई एफ डी शीर्षा ध्रुव कोण से बराबर होगा। तो कोण हो जाएगा डी एफ ई कोण डी एफ ई इज इक्वल टू कोण किसके, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये आपका बन गया शीर्षा भिमुख कोण से। ठीक है, इतना आप लोग समझिए। अब यहाँ पे सेम कंडीशन पहले वाली आ गई। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज किसके, डी और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अगर ये बराबर हो गया तो फिर से वही प्रायिकता, समरूप त्रिभुज की प्रायिकता होती है समान भुजाओं का अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है। तो ये बन जाएगा आपका डी ई बटे किसके होगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ ई या ई एफ अपॉन कितना हो जाएगा, बी डैश एफ के। अगर ये देखो आप यहाँ पे बी डैश एफ आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए ए बी इज इक्वल टू किसके है, डी ई के। चित्र में आपको दिख रहा है ए बी इज इक्वल टू किसके है, डी ई के। तो लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू ए बी। चित्र से आप देखिए ना, चित्र से, ठीक है, चित्र से अगर हो गया तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये डी ई लिखा है इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ई एफ बटे कितना हो जाएगा, बी डैश एफ। ये समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर कितना है, ए सी अपॉन बी डैश सी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम चाहें तो समीकरण 1 में या समीकरण 1 से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान किसमें रख सकते हैं, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण किसी भी मान हो तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान रखने पर अब यहाँ पे आप मान रखते हो तो जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन कितना होगा आपका, बी डैश सी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ई एफ अपॉन बी डैश किसके, एफ के। ये देखिए यहाँ से मान रख दिए। अब इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम दूरी देखते हैं कि AC लिखा है और B डैश C लिखा है। तो AC का मतलब ये दूरी AC हो गई, B डैश C का मतलब ये बीच की दूरी B डैश C हो गई, फिर EF का मतलब E से F तक की दूरी हो गई,
फिर उसके बाद बी डैश एफ का मतलब ये बी डैश एफ से कितनी दूरी हो गई। तो लेकिन उसके पहले आप देखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ई से पी की दूरी होगी अति सूक्ष्म होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ई से पी की दूरी अति सूक्ष्म होगी यानी बहुत ज्यादा छोटी दूरी होगी। अतः इसको हम लिख सकते हैं, जो हम यहाँ पे ये लिखे हैं क्या, EF को हम लिख सकते हैं EF इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा EF P के, ठीक है, ये बन जाएगा किसके, EF P के। यानी यहाँ पे देखिए जो EF कितना दूरी है, ये इतनी बहुत सूक्ष्म दूरी होगी, तो इसको किसके बराबर मान लेते हैं, EP के बराबर मान लेते हैं। तो जो ये लिखा है EF, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू EF क्या लिख सकते हैं, FP। ये हो जाएगा आपका FP अपॉन कितना होगा समीकरण B डैश F। ये बना आपका समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से हम मान रखना शुरू कर देते हैं। देखिए AC जो है, AC है तो आप जानते हो समझ लीजिए कहाँ काट जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो डायरेक्ट आप AC तो लिखोगे नहीं, इसको आपको पहले बताया गया क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं PA माइनस PC, यानी AC में ये पूरी दूरी में से इतना माइनस करके तो बचा क्या, AC तो बचा है, तो ये हो जाएगा PA माइनस कितना हो जाएगा आपका PC। ये आपका ये हो गया B डैश C का मतलब हो गया, ये हो गया B डैश C, इतनी दूरी लेना है तो इसको लिखेंगे PC माइनस PB डैश, ये लिखेंगे PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PC माइनस PB डैश। उसके बाद क्या है FP में फिर पहले से इसको नहीं चेंज करना है, FP लिखेंगे। B डैश F का मतलब ये हुई है, तो इसको लिखेंगे PB डैश माइनस PF, ये लिखा जाएगा PB डैश माइनस PF, ठीक है। यानी इसमें से इतना घटा दे क्या बचेगा, B डैश F बचेगा। अब यहाँ पे देखो, आप सीधे वैल्यू पुट अप करते हैं। PA यानी ध्रुव से A क्या है, वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दर्पण के बाईं तरफ है इसलिए माइनस लिखा जाएगा माइनस U। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। PC क्या है, PC यानी ये क्या है, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं R, ये भी बाईं तरफ है, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद PC को वही चीज R आ गया, R लिखेंगे माइनस PB डैश। अगर PB डैश देखें तो P से B क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, इसको लिखेंगे माइनस B इज इक्वल टू PF को क्या लिखेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फोकस दूरी है। PB डैश देखिए, PB डैश हमारा क्या था, माइनस B बनेगा, माइनस PF क्या बनेगा, PF आपका वही बना है माइनस F। तो ये हो गया मान लीजिए। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे माइनस U, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस R माइनस R, उसके बाद माइनस माइनस प्लस V इज इक्वल टू माइनस F, और ये बन जाएगा माइनस B माइनस माइनस प्लस F। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि फार्मूला पढ़े थे F इज इक्वल टू R बाई 2। तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू R बाई 2, तो R बराबर कितना हो जाएगा 2F। तो यहाँ पे जहाँ पे R लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे। तो माइनस U प्लस 2F बटे आपका ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 2F, उसके बाद प्लस V, और ये बन जाएगा माइनस F अपॉन ये बन जाएगा कितना, माइनस B प्लस F, ये F बना। अब इसके बाद देखिए हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UV इतना आप लोग कर लोगे, फिर इसका गुणा F में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा UF इज इक्वल, फिर उसके बाद 2F का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस 2F क्या हो जाएगा 2FV प्लस का गुणा 2F स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस F का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस FV। तो आप देखिए 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखेंगे UV माइनस UF माइनस UF। अब 2FV को इधर कर देंगे तो 2FV हो जाएगा ये, और ये बचेगा माइनस FV। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं UV माइनस UF, 2FV एक FV माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना FV हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में FU
v से भाग देने पर, अगर भाग देंगे तो u v बटे f u v माइनस u f बटे f u v इज इक्वल टू f v बटे f u v। तो यहाँ देखो u v से u v कैंसिल हुआ, u f से u f कैंसिल हुआ, f v से f v कैंसिल हुआ, तो बचा कितना 1 अपान f माइनस 1 अपान v माइनस 1 अपान v इज इक्वल टू 1 अपान u। अब 1 अपान u को उधर कर देते हैं तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। यही तो आपको प्रूव करना था। ये आप जब क्या होता है फोकस दूरी u क्या होता है वस्तु की दूरी और v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को बहुत आराम समझ में आएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में डेरिवेशन उतना ज़्यादा आएगा। तो प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल से जनरेटर की बात करेंगे।